नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन फेस टू फेस में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक ऐसे चेहरे को लेकर जिसको किसी भी तारुफ की ज़रूरत नहीं, किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं। हमारे साथ आज फेस टू फेस में मौजूद हैं तारिक फ़तेह साहब, जो कि अपने विचारों के लिए, अपने शब्दों के लिए, अपनी वाणी के लिए जाने जाते हैं और विचार भी ऐसे जो बहुत ही मौजूद हैं, ख़ासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हों और किस तरह से इस्लाम को आगे बढ़ाया जाए, या फिर मुस्लिम मैं कहूँ जिसको, मुस्लिमों को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसको भी लेकर वो बहुत स्पष्ट विचार रखते हैं। और पर ये विचार धार्मिक नहीं, ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आप भी बिल्कुल हाँ में हाँ मिलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सफ़र का और फेस टू फेस होते हैं तारिक फ़तेह साहब के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फ़तेह सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपको, अगर मुझे परिभाषित करना हो तो मैं कहूँगी कि आप शब्दों के जादूगर हैं और इस जादू में इतनी सारी बातें समा जाती हैं जो कि बहुत ही सीरियस हैं, पर आप जिस तरह से रखते हैं अपनी बात को, जाहिर सी बात है कि बहुत इनकलाबी भी होती हैं। शायद इसके पीछे आपका कॉमरेड का जो बैकग्राउंड है वो ज़्यादा रहता होगा। सबसे पहला सवाल मैं यही कहूँगी आपसे कि जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने और जितना हंगामा मचाया और पूरी दुनिया में जिस तरह से मैसेज किया, लेकिन शायद इस स्ट्राइक का फ़ायदा नहीं हुआ और बार बार अभी भी उधर से हमले हो रहे हैं और सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी 8 हमले हो चुके हैं और हम अपने जवानों को खो चुके हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है कि भारत की जो नीति है वो सही है? देखिए, भारत ने कोई 1000 साल के बाद एक कदम उठाया जिसमें हिंदुस्तान के रहने वालों को ये लगा कि हम भी किसी अटैक करने वाले का सामना कर सकते हैं जी। आज तक ये हुआ कि आप अगर यानी अलेक्जेंडर को ले लें या राजा पोरस को ले लें, या जब भी हिंदुस्तान पे किसी ने हमला किया, हिंदुस्तानी ने कहा चलो क्या कर लेगा हमारा, हम ज़रा से हट जाते हैं, आ जाने दो, बैठ जाएगा, थक जाएगा, वापस चला जाएगा। बिल्कुल। और ये करते करते आप पे कोई 1000 साल तक दूसरों ने हुकूमत की। पहले उज़्बेकिस्तान, बाबर आए, उससे पहले अफ़गानियों ने, महमूद गज़नवी, अरबों ने उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम पे इसी सरजमीन पे हमला किया, यहाँ की बच्चियों को उठा के दूसरे बाज़ारों में बेचा, सब आप पीते गए। 47 अगस्त 14 में आपको, मैं समझता हूँ कम से कम 1000 साल के बाद आज़ादी नसीब हुई। उसमें ये एक्सपेक्ट करना कि एक ज़ख्मी शेर दोबारा जल्दी से उठ के संभलेगा, ज़रा टाइम लगता है। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी मिलिट्री सिग्निफिकेंस नहीं है, उसका ये है कि राजा पोरस ने पीछे से जाके अलेक्जेंडर को चपत लगाई। ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज है इसका। पाकिस्तान जो अपने आप को उन लोगों से जोड़ता है जिन्होंने उन्हीं की ज़मीन पे हमले किए, उन पे फ़र्क कम, आप पे ज़्यादा है। आपके यहाँ जो आम ऑटो चलाने वाला है, जो हाईवे क्रॉस करता है क्योंकि उसके पास गाड़ी नहीं है, उन लोगों में एक हल्की सी वो आई कि एक कॉन्फिडेंस आया, एक स्वाभिमान सा आया, वो हल्का सा मुझे नजर आता है। जो आपकी इलीट क्लास है उनका तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो शाम को शैम्पेन पीते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको कौन आता है कौन जाता है क्या फ़र्क। उनके बच्चे तो नहीं जवान होते फौज में, वो तो अफसर ही लगते हैं ना जाके। उस क्लास को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है, खिलजी आता है या लॉर्ड क्लाइव आता है, उनके तो वारे न्यारे चलते ही रहते हैं। ये जो आम हिंदुस्तानी है, इसके अंदर एक मुझे एहसास हुआ कि एक मुस्कुराहट आई कि
हिंदुस्तानी भी लड़ सकता है जी, हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन तारिक साहब, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरह से अभी तक पाकिस्तान ने अपनी जनता को हमेशा कश्मीर का हुआ, भारत का हुआ दे दे के और विकास पर ध्यान नहीं दिया, और हमेशा कश्मीर, जब विकास की बात हो कश्मीर खड़ा कर दो, ये करता रहा, वही अब भारत में होगा। अब हम जो आम भारतीय वो भी कश्मीर कश्मीर करते और सारी भी चीज़ें पर ध्यान भटक जाएगा। मुमकिन है जी, लेकिन इसकी मुमकिन जो आप कह रही हैं हो सकता है, लेकिन ये मुमकिन नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा था। क्योंकि इसमें ये समझें कि कश्मीर का मसला है क्या। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है जिस पे कुछ इलाके पे पाकिस्तान और चीन ने कब्जा किया हुआ। हिंदुस्तान को तो पहले ही कहना चाहिए था दिन से कि कश्मीर कि पाकिस्तान की फौज हटाओ। जब हम पहले ही कॉम्प्रोमाइज़ कर ले कि चलो कहीं झेलम रिवर पे बॉर्डर कर लेते हैं, अच्छा तुम आ जाओ, जनरल मुशर्रफ की यूनिफॉर्म देख के इस कदर इंडियन खुश हो जाते हैं, या इमरान खान या ये जो अमन की आशा वाली औरतें आती हैं, इसको ऐसे चंचल हो जाते हैं सब, क्या अरे साहब हमारे से अमन आ जाएगा, वहाँ से पता नहीं क्या होगा। मुझे ये नहीं समझ में आया आज तक। तो आप हिंदुस्तान को कहना चाहिए था, ये पाकिस्तान कहाँ से कश्मीर लेके बैठा हुआ है, आपकी जमीन पे कब्जा है ना पाकिस्तान का। तो जो काबिज है, जिसने किसी चीज पे कब्जा किया हुआ, वो क्या शोर मचा रहा है। इन्हें आपके घर में चोर आके बैठा हुआ है और वही कह रहा है कि बाकी कमरे खाली करो। नहीं, वो सही बात है कि चोर जो है वो पाकिस्तान जो है चोर है एक तरह तो से, आपको कहना चाहिए ना कि निकलो बाहर यहाँ से। हाँ, लेकिन ये जिस तरह से हम कह रहे हैं अब, और कहने के बाद भी वो माना तो नहीं, हम अपने जवानों को खो रहे हैं। पाकिस्तानी जो हमले कर रहे हैं, वहाँ के जो फौज हमले कर रही है, आतंकी आ रहे हैं, हमारे बच्चों को मार रहे हैं, करेंगे। तो उसका क्या उपाय करें? जब तक आप, मैं तो सीधी बात करता हूँ, उनका हुक्का पानी बंद कर दें, आप खुद ठीक हो जाएंगे। आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, आपको तो सिंधु दरिया का पानी बंद कर दें। वो दरिया किसका है? वो इनका है। ये तो अपने आप को अरब समझते हैं, तो जाएं सऊदी अरेबिया से पानी ले लें। ये सिंधु दरिया के बगैर हिंदुस्तान क्या चीज़ है? कल को आप कुरुक्षेत्र भी दे देंगे, आपने लाहौर तो दे ही दिया ना जी। आपने सिंध भी दे दिया जी। आपने मुंजुदारो दे दिया, टैक्सिला दे दिया, लाहौर दे दिया, ननकाना दे दिया, और क्या क्या देना चाहते हैं आप जी। तो आप दिए जा रहे हैं, वो लिए जा रहे हैं, आप देना बंद कर देंगे, वो रुक जाएंगे जी। तो इसका मतलब आपके हिसाब से कि जो सिंधु जल की जो पानी है वो हम देना बंद कर दें, तो ये क्या इनह्यूमन नहीं है, अमानवीयता नहीं है? तो ले लें वो जहाँ से उनको ह्यूमैनिटी नजर आती है। आप जंग लड़ रही हैं या खेल रही हैं जी। जब आप लूडो खेलें या जंग लड़ें, ये आपका। अब तक आप लोग लूडो खेल रहे थे, चलो भाई साफ करो, फिर से अच्छा कैरम खेल लेते हैं, शतरंज तक तो बाजी नहीं आई, बच्चों का खेल खेल रहे हैं आप लोग। वो मरने को तैयार हैं, आप पैसा बनाने के लिए जुस्तजू में लगे हुए। आप पैसा बनाने की बात समझ में नहीं आई, आप देखिए पूरा जो हिंदुस्तान में मिडिल क्लास का कल्चर है, वो कहता है कि सक्सेस मीन्स कि सीईओ गूगल का हिंदुस्तानी है जी। जैसे कि वो सारा अपनी कमाई आपको दे रहा जी। हाँ, वो तो नहीं दे रहा यहाँ जो आपके ब्रिजेस के नीचे लोग बेघर सोते हैं, उनको तो नहीं आगे बांट रहा ना, तो अपना घर कर रहा ना। आपकी क्या प्राइड है उसमें कि माइक्रोसॉफ्ट का जनाब सीईओ हमारा है, अरे साहब उस कंपनी का सीईओ हमारा है। आपको कुछ दे रहा है? कुछ भी नहीं दे रहा। वो तो अमेरिकन इलेक्शन में उनको सपोर्ट कर रहा है जिनके पाकिस्तानी हैं। वो तो पैसा ही सिर्फ देख रहा है ना। दुश्मन आपका क्या कर रहा है? वो कह रहे हैं हिंदुस्तान को तबाह करना है, क्योंकि ग़ज़वा हिंद के तहत जब तक हिंदुस्तान के तमाम हिंदू मुसलमान नहीं होंगे, जब तक हमारा मिशन नहीं होगा, और ज़िंदगी शुरू होती है मौत के बाद, तो वो मरने को तैयार है। आप तो जो हिंदुइज्म का इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी भूल चुके हैं ना। ये तो जो आपके ज़िम्मे एक फ़र्ज़ है कि हिंदुस्तान एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप तो उसके इनहेरिटर है ना। आज से अगर 10,000 साल पहले, चले मोहनजोदारो से भी लेते हैं हम, 5,000 साल से एक सिविलाइजेशन है जो आप यानी महाभारत की लिखे, यानी कुरुक्षेत्र से लेके नीचे तमिलनाडु तक एक, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा उसको बचाने के लिए?
नहीं, उसको बचाने की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले रहे हैं, नहीं ले रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं ले रहे आप। किस तरह से आपको लग रहा है आपने कि पार्टीशन होने दिया ना जी, आपने बादशाह खान को छोड़ा है ना वहाँ गीदड़ों के पास। आप जब बलूचिस्तान आपसे मिलना चाह रहा था आपने कहा नहीं चाहिए यार, तो पता नहीं कहाँ पहाड़ी लोग आ गए हमारे पास गुरखा काफ़ी, बलोच को उधर रखो, यही हुआ ना। लेकिन यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच एक तो कश्मीर का मसला है, ठीक है, और ये मसला नहीं जी हिंदुस्तान का मसला है जी, पाकिस्तान के बनने से हिंदुस्तान के बाजू कटे, कश्मीर साइड इशू है। जब तक आप लोगों को ये हिंदुस्तानियों को, जिसमें मैं अपने आप को भी समझता हूँ, ये एहसास नहीं होगा कि जब किसी ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने आपके दोनों बाजू काट दिए, एक तरफ से बंगाल और दूसरे से पंजाब और सूबा सरहद और सिंध आपसे कटा, जब आपको तकलीफ नहीं हुई? आपके नेशनल एंथम में सिंध नहीं है? जब हर बच्चा गा रहा है पंजाब सिंध मराठा है, कुछ पता ही नहीं किसी को कि सिंध है कहाँ। तो ये रियलाइजेशन पहले हिंदुस्तान में आनी होगी कि हमसे क्या छिना। कश्मीर इज साइड इशू, आपसे तो लाहौर छूट गया, ननकाना साहब कब वापस आएगा आपका? आप मुझे बताइए, मक्के में आप सोच सकते हैं मुसलमान ना हो, तो ननकाना साहब में कैसे सिख नहीं है या लाहौर में हिंदू नहीं है? बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मसला आपको ये सोचना है कि आपसे जो छिना हुआ हिस्सा है वो आपको खींच के वापस लेने की बात नहीं करे, लेकिन जब तक वहां इंडिया, हिंदुस्तान और हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जाएगा, उस वक्त तक आप वहां से ना ट्रेड करें, ना आप उनसे बातचीत करें, ना आपके वहां एक्टर जाएं, ना वहां से कोई एक्टर आए। जो यहां आता है वो टू नेशन थ्योरी को कहे कि मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा गासिब, दुश्मन और कमीना आदमी हिंदुस्तान ने पैदा ही नहीं किया। जी, तो इसका मतलब जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश के पास होती है, एक फ्रंट पॉलिसी होती है, एक बैकडोर पॉलिसी होती है, खासकर विदेश नीति में। और बैकडोर पॉलिसी में हम ये मान के चलते हैं कि जो आर्ट है, कल्चर है, खेल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी पत्रकार हैं, इन लोगों पर कोई बंधन नहीं लगना चाहिए। उधर पाकिस्तान भी मीडिया को बंधन लगा रहा है, और आपका ये कहना है क्यों नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं बंधन होना चाहिए? कहते हैं कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इनको तो आप ऊपर कवि को तो आपने हराम कर दिया, इनको मौसीकी पे आपने फतवा लगा दिया, सितार पे आपने फतवा लगा दिया, गाने पे आपका फतवा है, लड़का और लड़की साथ बैठने पे फतवा नहीं है, बच्चों की शादियां 15 साल की उम्र में बच्चियां आप शादी करने को तैयार हैं, 4 शादियां आप मुसलमानों के, ये सब करने के बाद अब कह रहे कवि। कहाँ की कवि, कहाँ का फलसफा? आप लुटेरे उचक्के आपके मुल्क के दुश्मनों के नाम की सड़कें रख लें, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना। ये गलतियां जिनसे हुई हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वो जख्म उनको ठीक करना चाहिए, लेकिन दुश्मन नहीं ठीक करेगा। हाँ। आप करेंगे ना। हाँ। लेकिन तो क्या आपके हिसाब से मेहंदी हसन का, आप तो ये अगर इस तरह से हम चलें तो कोई मेहंदी हसन का गजल सुने तो उसका मैं तो नहीं सुनता, मैं तो नहीं सुनता। क्यों छोड़ के आए हिंदुस्तान, क्यों मुशर्रफ आए पाकिस्तान? इन लोगों ने यूपी, बिहार और सीपी में पाकिस्तान के लिए वोटिंग की और खुद आधा खानदान पाकिस्तान चला गया और वहां जाके जेनोसाइड किया कल्चर का कि सिंध में बैठ के सिंधी जबान पे पाबंदी लगाई। किसी को हिंदुस्तान में पीड़ हुई कि सिंधी जबान पर पाबंदी, सिंध की जबान जो तमाम माओं की यानी संस्कृत से जुड़ी हुई जबान, उस पे पाबंदी लगा दी। किन लोगों ने? यूपी, बिहार और सीपी के मुसलमानों ने पाकिस्तान जाके कराची के शहर पे कब्जा करके। मैंने तो तारीख बहुत पढ़ी है, किसी एक हिंदुस्तानी पे जर्रा भर फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा दफा हो यार, कहाँ जान छूटी मुसलमानों से, ये एटीट्यूड हो गया। तो जब आपने अपने ही सिंध को अबेंडन किया तो कुछ वो कर्मा भी तो होता है ना जी, कुछ तो आप पे भी आएगी ना। तो हो गई, अब रास्ता ठीक हो रहा है। अब एक शख्स खड़ा होके उसने, देखिए मैं अगर मुझे इलेक्शन में मैं हिंदुस्तानी वोटर होता, मैं बीजेपी को तो नहीं वोट करता, लेफ्ट का हूँ, लेकिन जब मोदी साहब एक स्टैंड ले रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ सच्चाई और सिर्फ सच्चाई है, यानी उनके पोजीशन में कहीं डिप्लोमेटिक झूठ भी नहीं आता, तो हम तो सपोर्ट करेंगे ना उनको। लेकिन मोदी साहब का जो स्टैंड है, जो मेरी बात मैं कह रही थी आपको कि कश्मीर से बात शुरू हुई, अचानक से बलूचिस्तान की बात उठा ली गई। जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान के सपोर्ट में भारत के लिए खड़ा रहना इतना आसान भी नहीं। एक तरफ आप ईरान से भी दोस्ती की हुई है। नहीं, कोई ईरान का मसला नहीं है, ये कंफ्यूजन मत फैलाएं। जी, ऐसा लगता नहीं है कि ये बहुत आसान रास्ता नहीं है मोदी के लिए। देखें, ये पाकिस्तान ISI का प्रोपेगेंडा इंडिया में काफी चल रहा है
और तमाम हिंदुस्तान की वो जो अपर क्लास इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो शाम को प्राइवेट क्लब्स में बैठ के बड़ा बड़ा फलसफा मारते हैं और क्यूबन सिगार पीते हैं और वाइन को देते हैं और ब्रांडी पीते हैं, ये सब का यही है। कह रहे साहब ईरान से ताल्लुकात खराब। अरे कब किस बलोचिस्तान की आज़ादी की मूवमेंट ने ईरान की बात की है जो ये लोग कर रहे हैं? ये तो कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट था जिसपे पाकिस्तान की फौज ने जाके कब्जा किया। कलात, जिसका नाम बलोचिस्तान आप कहें, उन्होंने आके जवाहरलाल नेहरू से कहा कि हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। मौलाना आज़ाद और नेहरू चाचा ने कहा कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए ये कुछ। हाँ, निकोबार इतना दूर है वो हमारा है, लेकिन ये 200 मील दूर जो बलोचिस्तान है इसको हम नहीं चाहिए। आपका गवादर पोर्ट जो अब चीन ने जिस पे कब्जा किया, उन्होंने कहा, सुल्तान ऑफ ओमान ने हिंदुस्तान को, भाई ये संभालो, तो नहीं चाहिए भाई, यहाँ तो बड़े काले लोग रहते हैं, वहाँ ब्लैक अफ्रीकन पॉपुलेशन है, ही डिडंट वांट इट। तो जो शख्स सच बात कर रहा है उस पर मैं क्यों एतराज करूं? जब आपके कांग्रेस ने बिट्रे किया बलोचों को, कम्युनिस्ट पार्टी ने बिट्रे किया, सीपीआई जो जमाने की थी, सीपीएम आज भी बिट्रे कर रही, क्योंकि ये फलस्तीन की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हुए घबराते हैं। जो पड़ोस में दुख है उसका कोई नहीं है, जो जिस पे यहूदी पे इल्जाम लग सकता है उसका देखिए। तो ये जो एक आइडियोलॉजी थी जिना की कि यहूद और हनूद हमारे दुश्मन है, यानी यहूदी और हिंदू, ये ना यहूदी समझता है इस टर्म को, ना हिंदू समझता है कि अल यहूद वल हनूद, ये दोनों दुनिया के जालिम तरीन लोग हैं और इनको डिस्ट्रॉय करना हमारा मिशन है। ये इतना क्लैरिटी है पाकिस्तान में, उससे क्या बात करेंगे आप? वो मान जाएंगे कि अपने बच्चों का नाम शम्स की जगह सूरज रख दें? तो इसमें क्या बुराई क्या है? आप नाम, अक्सर आप नाम को लेकर बहुत नाराज़ हैं और आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के जो भी मुसलमान हैं वो क्यों शम्स रखते हैं, और तो इसमें बुराई क्या है? तो अगर अरबी रख लें, नाम में क्या रखा है? हाँ, तो किसी अरब का बताइए अगले 5000 साल में अशोक नाम हो कुछ किसी बच्ची। लेकिन हिंदुस्तानी कल्चर भी तो है, एक टॉलरेट करने का कल्चर है, हम हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कर लिया ना आपने टॉलरेट, बाजू कटवा लिए ना। दुनिया का वाहिद ही मुल्क सिविलाइजेशन है ना इसके दोनों बाजू कट गए और उफ भी नहीं किया आपने जी। 15 सितंबर की तकरीर भी कर दी आपने। यहाँ जेनोसाइड हो गया बांग्लादेश में, 30 लाख मारे, किसने? मुसलमान ने मारा ना मुसलमान को। तो हिंदुस्तान की फौज ने आके बचाया ना मुक्ति बाहिनी को, जो मुस्लिम आर्मी थी फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन आपकी हिंदुस्तान के मेन स्ट्रीम मुसलमान ने किसको साथ दिया? तो आपकी नज़र में मुस्लिमों की सबसे मुख्य प्रॉब्लम क्या है, खासकर मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की बात करूं तो? पहले हिंदुस्तानी फिर मुसलमान, बड़ा सिंपल है। जो इसको आप रिवर्स करेंगे वो पाकिस्तान चला जाए। आप अगर देखिए हिंदू कौन है? हिंदू वो है जो हिंदुस्तान में रहता है। जर्मन कौन है? जो जर्मनी में रहता है। फ्रेंच वो है जो फ्रांस में रहता है। चाहे वो हिंदू ईसाई हो या सनातन धर्म का हो या उस और जिस हिंदू को एक धर्म भी समझिए तो उसमें को 50 लाख किस्म के हिंदू, कोई एक थोड़ी है कि एक किताब है और उस पर सब चल रहा है। आपके यहाँ तो कोई 50,000 किताबें, 2 करोड़ खुदा हैं। तो आपके यहाँ तो वो फ्लेक्सिबिलिटी, फ्रीडम है कि हर कोई अपने, हर कोई भगवान है, 80 कोटि देवी देवता है हमारे जी। तो आपने तो अल्लाह को भी लिया, ईश्वर को भी लिया, सबको लिया, जीसस को भी लिया, प्रॉफिट मोहम्मद की भी पहली मस्जिद हिंदुस्तान में बनी। आपकी नेक नियति पे आपने, देखिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। इजिप्ट में सन 970 में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जाके कत्लेआम शुरू किया शिया मुसलमानों का। आज इजिप्ट में एक भी शिया नहीं रहता। वो लोग कहाँ पनाह मिली उन्हें? आपके यहाँ ये जो दाऊदी बोरा हैं, इस्माइली हैं, ये यमन से होते हुए कहाँ है हिंदुस्तान। जब अरबों ने ईरान पे तहस नहसी की तो ज़ोरास्ट्रियन कहाँ आया? यहीं आया ना। जब सेंट थॉमस को पनाह लेनी थी, जब ईसाइयों पे जुल्म हुआ, वो भी केरला ही आए ना। आपने हर एक को जगह दी और कहा आओ। ये सब ठीक चल रहा है उस वक्त तक कि जब आप कहें कि बाबर आपका बादशाह है। यहाँ कट ऑफ लाइन है। जिस शख्स ने उज्बेकिस्तान से आके हिंदुस्तान पे हमला किया, तबाही मचाई है, एक मस्जिद भी बना के चला गया और कहा ये इतने बदसूरत लोग हैं, मैं ये मरना नहीं चाहता हूँ, मरा जाके अफगानिस्तान में, वो हिंदुस्तान का बादशाह कैसे हो गया?
हिंदुस्तान का लुटे। आप अपनी किताबों में जिस दिन लिखते कि बाबर वॉज एन इन्वेडर, एन ओप्रेसर एंड वी किक्ड हिम आउट, तो सही तारीख होती। आपने कह दिया हिंदुस्तान का बादशाह, तो आप कॉम्प्रोमाइज कर गए। पहले आपने मोहम्मद अली जिन्ना से कॉम्प्रोमाइज किया, फिर आपने बाबर से किया। अब हर वो मुसलमान जो ढंग का था उसको तो आपने परे रख दिया। दारा शिकोह के नाम पे तो ना शहर आपके यहाँ, ना सड़क है, कुछ भी नहीं है। औरंगजेब पे तो थी ना। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान की जो एक जिसे इंग्लिश में कहते हैं गुड फेथ एटीट्यूड है, उसकी रिस्पांस में हिंदुस्तान को गुड फेथ मिला ईस्टर्न साइड पे, कैम्बोडिया में, लाओस में, इंडोनेशिया में। जहां उसका क्लैश हुआ है अरब सिविलाइजेशन से या पर्शियन या उज़्बेक, वो उसने आपको डिस्ट्रॉय किया आपकी ज़मीनों पे। आपको इसमें धर्म की बात नहीं, इसमें कौन अपने आप को हिंदुस्तानी कहता है और कौन कहता है कि मैं हिंदुस्तान में रह के भी हिंदुस्तानी नहीं हूँ, मैं अरब हूँ। तो मैं तो कहूँगा ना कि अगर अरब अपनी बच्चियों का नाम निर्मला रख दें, तो मैं कहूँगा मेरी बेटी अगर सलमा है तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब पिछले 1400 साल में पूरी अरब दुनिया में, पूरे ईरान में, पूरे तुर्की में एक शख्स का नाम हिंदुस्तानी नहीं है, इंडोनेशिया, इन इलाकों में जो जिसे मैं वैदिक इस्लाम कहता हूँ, वहाँ तो इंद्रानी नाम है, गरुदा है, सब है। ये ईस्ट जो है इस्लाम का, वहाँ लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। ये जो लोग हैं जो हम पे थूकते हैं, मैंने 10 साल मिडिल ईस्ट में काम किया, जो लफ्ज़ हिंदी को समझते हैं कि गटर साफ करने वाला आदमी, उनके नाम में क्यों रखूं? जो हमारी इज्जत ही नहीं करता हिंदुस्तानी, तो मैं उनका नाम क्यों रखूं? जब हिंदुस्तान में देखिए सूरज तो सूरज ही है ना, तो आप शम्स क्यों रख रहे हैं? हम ये थोड़ी कह रहे भाई शम्स बड़ा आज चमक रहा है। हम तो उर्दू में भी यही कहते हैं भाई सूरज बड़ा आज निकला हुआ है। तो बच्चे का नाम सूरज रख के तो देखो, चांद तो रखो, किसी का नाम क्यों हर एक का आफ्ताब रखते? चांद बदल जाता है क्या? सिर्फ मेरी ये है कि अगर मुसलमानों को 21वीं सदी में आना है तो पहले जमीन, पड़ोसी और मोहल्ला और फिर मुल्क, बाद में अरबिस्तान। पहले आसपास की चीजों को देखना पहले जरूरी आप है मेरी बहन, फिर कोई जो इस वक्त मेरी बहन हॉलैंड में रहती है उससे पहले आप होंगी मेरी बहन, है? इसमें क्या है, कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि जिसके साथ उठना है, बैठना है, किसका धर्म और है, कोई पारसी है, कोई, ये तो सिर्फ हिंदुस्तान में ही हो सकता है ना। बिल्कुल। ना यूरोप में, ना अमेरिका में, ना अफ्रीका में, ना एनीवेयर इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट इंडिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और आता है फतेह साहब कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो आज तक सहता रहा है, और ये गंगा जमनी तहजीब जो हमने नहीं, गंगा जमना तहजीब आर्टिफिशियल चीज़ है। ये तहजीब है कुरुक्षेत्र की, ये है सिंधु दरिया की। पार्टीशन के बाद आपको बेवकूफ़ बनाया गया, और ये लफ्ज़ तहजीब भी हिंदुस्तान की वर्ड नहीं है। आपको जबरदस्ती कह दिया कि पाकिस्तान चले गए, इसे भूल जाओ, जल्दी से भूलो, गंगा और जमुना। गंगा जमुना हमारा है, खत्म। ना ब्रह्मपुत्र आपका, ना गंजीज आपका, ना डेल्टा आपका, ना सुंदरबन आपका, ना खुलना, ना ढाका, कुछ भी नहीं। जल्दी से आपको कन्विंस कर दिया। और 1950s में एजुकेशन सिस्टम ने गंगा जमुना की तहजीब, मौलाना आजाद के हाथ में थे सिलेबस, एक आ गया उर्दू का लफ्ज, गंगा जमुना तो साथ ही है, कौन सी तहजीब है? नहीं, ये तो तहजीब है। ये मेरे ख्याल से गंगा जमुना की जो उक्ति है, शायद अगर हम भाषा विज्ञान में देखें तो वो तब से भी यही है जब त्रिवेणी संगम है हमारे पास, जहाँ गंगा और जमुना मिलती हैं, तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं। नाम भी इलाहाबाद ही है ना? इलाहाबाद ही है, बिल्कुल। बताइए, तो आपके सबसे बड़े शहर का नाम भी अल्लाह के नाम पे है ना? ये मतलब ये आयरनीज है ना इंडिया की। लेकिन आपने अपने इतने बड़े शहर का नाम तो अल्लाह के नाम पे कर दिया, और दूसरी साइड पे किसी सऊदी अरेबिया में के नाम, राम के नाम पे होगा कोई? बिल्कुल नहीं जी। तो फिर मैं रेसिप्रोसिटी मांग रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मेरी इज्जत करें। ये वन वे स्ट्रीट अब बहुत हो गई। यही जो इज्जत करने वाली बात आ रही है, यहीं पे मैं कहना चाहती हूँ। मैं अभी हिंदुस्तान में अपने आप को समेटे हुए हूँ कि जिस तरह से अभी तक हम लोग सहते रहे हैं या एक साथ रहते रहे हैं, लेकिन जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, क्या आप, वो एक रिटेलिएशन ही था, क्या आप उसको सपोर्ट करेंगे? मैं बाबरी मस्जिद को ही नहीं मानता। वो तो इस्लाम के तहत चोरी की हुई जमीन पे मस्जिद बनी नहीं सकती। ये मुद्दा किसने उठाया ही नहीं। राम टेम्पल है या नहीं है वो तो बात की बात है। ये शख्स ने मस्जिद कैसे बना ली यहाँ पे? इसके पास वीजा था, पासपोर्ट था इंडिया का, किसी इमिग्रेशन सेंटर से आया था,
ये कहाँ से आ गया एक आदमी उज़्बेकिस्तान से, उसको ना यहाँ की ज़बान आती थी, ना उसने कभी हिंदी बोली, ना खड़ी बोली बोली, ना संस्कृति बोली, वो आया, लूटा, बर्बाद किया और चला गया और जाके मर गया अफगानिस्तान में। ये मस्जिद का नाम, ये मस्जिद कहाँ से आ गई? यानी कि जो बाबर ने बनाई वो मस्जिद, हाँ। और वो मस्जिद को अगर गिरा दिया गया तो गलत तो नहीं हुआ? नहीं, इसलिए हाँ। गलत होता है, गलत इसलिए कि आपको ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन के साथ सबसे पहले मुसलमानों को ये मानना पड़ेगा कि बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, जितने थे जिन्होंने लाइब्रेरीज जलाई, क्या नमला, क्या नाम है, मंदिरें गिराए, सोमनाथ मंदिर ज्यादा, मंदिर से ज्यादा आपकी लाइब्रेरी, नालंदा जला, नालंदा जला। अच्छा, जिन लोगों ने उनको जलाए वो हमारे दुश्मन। जिस दिन ये तय हो जाएगा उस दिन सच और झूठ सामने आ जाएगा आपका। जब ट्रूथ और रेकन्सिलिएशन हो जाती है तो फिर चीजें गिराई नहीं जाती हैं, फिर वो जो जख्म है लोगों के दिल पे, उस पे मरहम लगाने की जिम्मेदारी मुसलमान की है। हमारे आबो अजदाद ने आके यहाँ सोमनाथ का टेम्पल गिराया, किसी हिंदू फौज ने जाके मक्का पे हमला नहीं किया। जो हिंदू आए इमाम हुसैन की मदद करने के लिए आए करबला में, जिसे हम ब्रह्मी क्या कहते हैं, जो दत्त होते हैं पंजाब और इसके, हुसैनी ब्राह्मण जिसे हम कहते हैं, वो गए ना बचाने के लिए। प्रॉफिट मोहम्मद की जो फैमिली जिस पे उमय्यद हमला कर रहे थे, उनको हिंदू राजा दाहिर ने पनाह दी। पहली दुनिया की मस्जिद बनी, एक हिंदू राजा ने अपनी जमीन दी, कोचिन शुमाल में चेरमानिया की जो मस्जिद है। आप नोटिस करिए कि एक मुगल बादशाह, कोई सुल्तान, कोई इस्लामिक स्टेट का हेड ऑफ स्टेट आज तक नहीं गया वहाँ। वो कहाँ जाता है? कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क। और उसके अंदर भी उसका होता है कि वी डोमिनेटेड इंडिया फॉर 1000 years। जिस दिन इस बात पे हमको शर्म आएगी कि यार ये हमने ये कोई बात है, ये एक फौज आई मंगोल्स की और बैठ गई 500 साल तक यहाँ। हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना उसी वक्त हो सकता है जैसे साउथ अफ्रीका में हुआ कि ट्रूथ एंड रेकन्सिलिएशन कमीशन हुई, जिन्होंने, जिस माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी पे रूल किया, उसने आके सच बोल के माफी मांगी एंड सेटल डाउन। आप बजाय माफी मांगने के आपने पाकिस्तान बना दिया। जी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा आने वाले दिनों में हो पाएगा? इंशाअल्लाह, क्यों नहीं होगा। अच्छा, एक और मेरे दिमाग में है कि जिस तरह से आप भारत और पाकिस्तान अब ये सच है और दो देश बन चुके हैं, अब इनके हिस्ट्री में अगर हम जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं और उसको सुधारने की ज़रूरत है। एक ही गलती हुई, पाकिस्तान बनना गलती हुई जी। तो लेकिन अब जब वो दो देश हैं और इन दो देशों के बीच में जो डेमोक्रेसी रही है, आप देश नहीं है, एक आपकी ज़मीन पे कब्जा करके बैठा हुआ है और दूसरा शराफत में अब तक चुप बैठा तो आप एक लाइन में अगर आपको बोलना होगा तो क्या हम उस पर हमला करते हैं और उसे नहीं, कब्जे बिल्कुल भी नहीं। कैसे करें फिर? आप उनका नल का पानी, हुक्का पानी बंद कर दें और बलूचिस्तान को आज़ादी की जो मूवमेंट है उसको हेल्प करें, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं। ओके, लेकिन अभी जो दोनों देशों की पॉलिटिक्स है, अगर उसकी हम बात करें तो आपके हिसाब से, आपने इतना लंबा समय देखा है पाकिस्तान की राजनीति को भी और झेला है उसको, मैं कहूँ तो उसमें सबसे गोल्डन पीरियड आपके हिसाब से कब था, जब ऐसा लग रहा था कि दोनों एक साथ आ जाते और मामला बहुत हद तक सुलझ सकता था? ये एक मिनट भी नहीं पाकिस्तान की पैदाइश झूठ में हुई, पाकिस्तान का जन्मदिन झूठा है। आप ये सोचिए कि अगस्त 14 मनाते हैं जबकि है अगस्त 15, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान अगस्त 15 है इसलिए हम नहीं मनाते। आप मुझे इब्तिदाई इश्क है, मैं ये कह रहा हूँ। उठते के साथ ही आपने कराची की जो ज़बानें थीं, गुजराती, सिंधी, मारवाड़ी, मेमनी, कच्छी, पाबंदी लगाई। आपने यूपी और सीपी और ओडिशा और मद्रास से आए हुए जो नवाब और छुट भैये थे उनको आपने एक शहर बना के दे दिया, ये तुम्हारा लूटो, और बिहारियों को भेजा ढाका और वहाँ उनको का लूटो। इसकी तो इब्तिदाई चोरी बाजारी पे और कत्ले आम पे हुई है। इसका एक दिन ऐसा नहीं है। मैं 49 की पैदाइश हूँ, मैंने पाकिस्तान को बिगड़ते हुए देखा है। 1950s में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को जैसे आप देखें,
पाकिस्तान क्रिकेट टीम में विकेट कीपर था डंकन शार्प नाम का। आज डंकन शार्प का नाम सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान से। एक फास्ट बॉलर था अंताओ डिसूजा, पारसी खेलते थे, एंग्लो इंडियंस थे। आज तो पाकिस्तानी की टीम ही ऐसी लगती है कि मदरसों से रिक्रूट करके लाई हो। जो आप सवाल पूछे तो वो पहले कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी कभी आपने सोचा कि दो लोग बात कर रहे हो, हर बात पे क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? दैट मीन्स ही इज एक्टिंग एंड ही इज लाइंग एट द सेम टाइम इन द नेम ऑफ रिलीजन। एक मिनट नहीं है उस मुल्क में जिसके अंदर नेकी निकली हो। इन्होंने शुरू से ही कत्लेआम किया। छूटते के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पहला स्लॉटर पाकिस्तान में सूबह सरहद में बारबरा जगह है जहाँ 700 खुदाई खिदमतकार जो बादशाह खान के सपोर्टर्स थे उनको दरिया के किनारे लाके फौज खड़ी होकर मैसेकर कर दिया। जैसी पैसा मिला 40 या 60 करोड़ जो गांधी जी की फास्ट की वजह से मिला, उन्होंने कश्मीर पे हमला कर दिया है और फौज को शलवार कमीज पहना के कह दिए ट्राइबल्स हैं। आप मुझे कोई वक्त ऐसा भी तो बताइए कि किसमें पाकिस्तान ने कभी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, सिविलियन और मिलिट्री ने सच बोला हो। पूरे पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल पाए। कैसा कश्मीर है पाकिस्तान का जिसमें आपने 60-70 साल में जबान को तहस नहस करके, बल्कि बाय द वे वो आपकी कश्मीर में भी हो रहा है, उर्दू नाफिज कर दी। अभी जो कश्मीर असेंबली के इलेक्शन में थे उसमें एक मेंबर ने कश्मीरी में ओथ नहीं लिया था। तो जो नुकसान कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान क्या है, पंजाबी मुसलमान और आपके यूपी बिहार और सीपी के आए हुए कराची में जिसे हम महाजिर कहते हैं, ये दो सेगमेंट्स थे जिन्होंने बाकी लोगों को कॉलोनाइज किया। एक और बात आप समझिए, पाकिस्तान में जो इलाके हैं कहीं मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी। पंजाब में मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट नहीं थी, बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था, सूबा सरहद के अंदर कांग्रेस की हुकूमत थी, और सिंध में जो चीफ मिनिस्टर था उसको जहर दे के अल्लाह बख्श उमरो कांग्रेस के मार के फिर उनकी सीटों पे इलेक्शन के एक वोट पे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनी। वोट पड़े सारे मुस्लिम लीग को यूपी के ये इलाकों में और बना दिया पाकिस्तान आपने उन जगह जहां कोई पाकिस्तान नहीं चाहता था। बंगाल 25 साल बाद समझ गया, उन्होंने कहा भाई हम हाथ जोड़ते हैं, माफ करो गलती हुई, तलाक दे दो, हम तो कुछ मांगेगी भी नहीं रिटर्न। और मेजॉरिटी seceded from the minority। आप समझें, ये दुनिया में तारीख में नहीं हो, तो कोई मौका ही नहीं है जिसमें मैं पॉजिटिव साइन देखूं। जी, यानी पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव साइन नहीं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा डर है तारिक साहब की, जिस तरह से मुस्लिमों की आबादी है, और एक डर ये है कि कहीं ना कहीं, जैसा कि आप भी जानते हैं इस चीज़ को, कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को या अरब को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ जो भी कोई कदम उठाए जाते हैं तो ऐसे विरोध की इतनी आवाज़ें आ जाती हैं कि जाहिर सी बात है कि सरकार जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको बहुत मुसीबत होती है। इतना खतरा नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों को कोई पाकिस्तान से ऐसा प्यार नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों की लीडरशिप नहीं है। हिंदुस्तान के लिए जो सुलझे हुए समझदार किस्म के लोग हैं वो कहते हैं इस चक्कर में कौन पड़ेगा। हाँ, आप मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स आर इंटीग्रेटेड, वो अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, सब ठीक है, लेकिन वो फिर चाहते हैं कि मुस्लिम फैमिली लॉ होना चाहिए। तो ये तो लीडरशिप की गलती है, और ये गलती मेजॉरिटी कम्युनिटी की है कि उन्होंने जब भी इंदिरा गांधी के ज़माने में जब ये मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड सेटअप हुआ और सब कुछ हुआ, तो आपने सिर्फ मौलवी रखे वहाँ, आपने ये तय कर लिया हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि औरत मुसलमान होती नहीं है, तो मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड में कोई औरत नहीं थी, वो जो बैठते हैं सारे मौलवी। अभी भी जो कलकत्ता में डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है, जो भी ममता बनर्जी के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने शोर मचाया, औरतें तो नहीं हैं, जो महिलाएं हैं वो कह रही खत्म करो, जो मौलवी हैं वो कह रहे हैं कि नहीं शरिया होना चाहिए। हलाला ऐसी भयानक चीज कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में इसका एग्जिस्टेंस नहीं होना चाहिए कि मियाँ बीवी तलाक करके वापस मिलना चाहें और मौलवी कह दे कि नहीं, इससे पहले तो लड़की को किसी के साथ सोना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन दिस इन इंडिया बीइंग प्रोटेक्टेड बाय लॉ? तो आपने जितनी ढील दी
उतना उन्होंने ढील दी। तो ट्रिपल तलाक का जो मसला है, जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक क्वेश्चनायर दे रही है सबको, इनफैक्ट ये भी हो रहा है कि महिलाओं को, जो अब पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं हैं, इसमें भी चालाकी ये है कि उसको इंग्लिश में लिख के दिया जा रहा है ताकि वो कहीं भी टिक करे। तो जो ट्रिपल तलाक का जो मसला और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ये जो आप कह सकते हैं कदम है, इसको आप कितना मुस्लिम के तौर पर देखिए, प्रो मुस्लिम ये मानते हैं? गुनाह है ये जो मौलवी हजरात कर रहे हैं। देखिए, इस्लाम का फाउंडेशन जो है वो ये है कि कुरान कहता है कि सच और सच बोलो, इवन इफ दैट ट्रूथ इज अगेंस्ट यू। मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो ऐसा कोई सच नहीं देखा। अपनी बेटियों को सब चाहते हैं तलाक ना हो, दूसरे की बेटी को तलाक देने के लिए तय है। अपनी बेटी की मियाँ की दूसरी शादी पे दे डोंट वांट इट, लेकिन दूसरी बेटे की 3 बीवियां आ जाएं तो हैव नो प्रॉब्लम। आप हिपोक्रेसी देखिए क्लर्जी की एट द टॉप लेवल। मैं एक सीधी बात करता हूँ, हमारे मुसलमानों के पास एक चॉइस है, अल्लाह का इस्लाम या मुल्ला का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम आपको लिबरेट कर देगा, इंसान बना देगा, और आप यू विल बी प्राउड ऑफ वर्किंग विद हिंदूज एंड सिख्स एंड क्रिश्चियंस एंड ज़ोरास्ट्रियंस। मुल्ला के इस्लाम में गए तो आपने देख लिया, जहाँ मुल्ला की हुकूमत चलती है, सोमालिया में या सऊदी अरेबिया में या पाकिस्तान में, ईरान में, कत्लो गारत होगा। जिन लोगों ने आज तक जिहाद को डिनाउंस नहीं किया है, उनसे आप बच के रहिए। जो ये कहते हैं गज़वा हिंद और माइक ऑन होता है कोई और बात, माइक ऑफ होता है तो कोई और बात, उनसे बचें। जहाँ तक मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, मैं समझता हूँ दे आर द मोस्ट इंटीग्रेटेड एनीवेयर। मतलब और कहाँ है मुस्लिम माइनॉरिटी? 3 मुल्कों में देखिए, इंडिया में को 15% होंगे ज़्यादा, इजराइल में 20% हैं, अमेरिका में 1-2% होते हैं, यूरोप में भी 2-3% है। तो बेसिकली 2 ही मुल्क हैं जहाँ बड़ी माइनॉरिटीज़ हैं, इजराइल और इंडिया। उसमें भी दोनों जगहों में कोई मुसलमान अपनी इंडियन या इजरायली सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान वाहिद दुनिया का मुल्क है जहाँ मुसलमान सच बोल सकता। ईरान में नहीं बोल सकता, ईरान में तो क्रेन से टांग देते हैं, और सऊदी अरेबिया में तो गर्दन उड़ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो जब ये सारी बातें आप जब कह रहे हैं, आपके विरोधी यहाँ पे आरोप लगाते हैं कि ये सब कुछ तारिक फ़तेह को इसलिए पूछ है कि वो मुस्लिम हो के मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। मैं तो बोलूंगा, और क्यों नहीं बोलूं मैं? वो मोदी का सपोर्ट करते हैं, और वो एक ऐसे आइलैंड पे हैं जहां वो चाहते हैं कि उनको सपोर्ट मिले। मुझे मिले ना मिले, 66 साल की उम्र में कौन से मैं बड़े होके कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनने का शौक है? ये तो आखिरी ही नहीं है। 8वें नंबर के बैटिंग ऑर्डर पे कौन सेंचुरी की सोचता है? तो विकेट ही संभाल रहे हैं ना अपनी। सीधी बात है, इस्लाम ने हमको पूरा हक दिया है कि वो शख्स जो इस्लाम की तजारत करे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। जिसने दुकान लगाई हुई है तावीज़ों की, फ़कीरों की, जिसने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने की सोचा भी है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, ये झूठ बोलना कि हम जान देने के लिए तैयार हैं, ये भाषण किसी और को दीजिएगा। ये लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि घर में क्या बात होती है, बाहर क्या बात होती है। मैं भी मुसलमान हूँ, वो भी मुसलमान है। जिस दिन आपको ये समझ में आएगा, जब मौलवी निकलेगा कहेगा यूनिवर्सल सिविल कोड मुसलमानों को विल सेट आवर डॉटर्स फ्री, तब सच बोलेंगे। जब तक वो बोलते रहेंगे कलकत्ता में 1 लाख जमा कर दो, और ममता बनर्जी और डिफरेंट पॉलिटिशियंस को ब्लैकमेल करेंगे, मुस्लिम वोट का ही है ना दबाव। हाँ। वरना वो कौन सी ममता बनर्जी मुसलमान हो गई? इतनी पीड़ है तो हो जाए, मैं भी खुश हो जाऊंगा। दिस इज यूजिंग इस्लाम एज पॉलिटिक्स। बिल्कुल, दिस इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ इस्लाम। अगर ये कहते हैं कि ये मुसलमानों के अगेंस्ट बोलता है, अरे मैं तो आपकी बेटियों के लिए बोल रहा हूँ, मैं कौन से मुसलमानों के अगेंस्ट बोल रहा हूँ? आप अपनी बेटियों के अगेंस्ट हैं। 15 साल की बच्चियों को उठा के हैदराबाद से गल्फ अरब स्टेट्स उठा के जा रहे हैं। किसी ने रोका किसी सऊदी को कि किधर जा रहा है भाई, हिंदुस्तानी लड़की लेके यहाँ से? मैं तो कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं ले जाओ। ये बेसिक अंतर है उनके तथाकथित इस्लाम में और आपके। मैं देखिए, मेरा कसूर ये, मैं शीशा दिखा रहा हूँ उन्हें, और वो जो देखते हैं शीशे में उनको पसंद नहीं आती बात। तो मैं को पिकासो तो नहीं हूँ कि उनकी पेंटिंग बना के उन्हें पेश करूँ। मैं तो सिर्फ शीशा दिखाता हूँ, देखो
दुनिया तुम्हें क्यों इस वक्त सारी दुनिया तंग आई हुई है कि ये या तो हमला करते हैं या खुदकश हमला करते हैं या ऑनर किलिंग कर रहे हैं। आप अमेरिका जाके तो देखें क्या हशर हो रहा है। पढ़े लिखे लोग जो अमेरिका में पैदा हुए हैं उन्होंने सैन बर्नार्डिनो पे हमला किया ना। जो अभी अटैक हुआ ह्यूस्टन में, कहाँ लंदन के जो बॉम्बर्स थे, स्पेन के जो बॉम्बर्स थे, बाली में जिन्होंने बम मारे, मुंबई के अंदर जिन्होंने हमला किया, मुसलमान ही है ना जी। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत बड़ा सवाल है तारिक साहब कि पढ़े लिखे मुसलमान जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और अच्छी जगहों से पढ़े लिखे हैं, वो आखिर फिर क्यों इधर मुड़ रहे हैं? इतने रेडिकल तो वो नहीं है। रेडिकल तो हैं। आप जितने पढ़े लिखे होंगे उतने ज्यादा रेडिकल होंगे। आपने कभी सुना है किसी ऑटो रिक्शा चलाने वाला मुसलमान जो मजदूरी कर रहा है बिहार में वो रेडिकल हो? रेडिकल तो वही होते हैं जो किताब पढ़ सकें और जिसको पढ़ाया जा सके। जब तक मुसलमान, सऊदी अरेबिया के पास तेल नहीं था, मुसलमान ठीक ठाक थे। जिन्ना साहब पैसे वाले ही थे ना, पढ़े लिखे ही थे ना, शराब भी पीते थे, सुअर भी खाते थे, दोस्त की बेटी लेके भाग गए थे, सब उन्होंने जो फेल करने थे वो कर लिए, वो कायदे आज़म बना दिया उनको। और ये कहना कि हमने नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया बोले ना, बॉम्बे से जीतते थे वो। 26 साल बॉम्बे से, मुंबई से हिंदुस्तान के मुसलमान मोहम्मद अली जिन्ना को इलेक्ट करते थे, लियाकत अली खान को करनाल के मुसलमान इलेक्ट करते थे, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन को, तमाम जो पाकिस्तान के नाअहल लीडर वो इंडिया से आए, वो पंजाब से या सूबा सरहद से या बलूचिस्तान से नहीं आए। बिल्कुल। तो ये कहना कि हमने थोड़ी किया, हम तो यहाँ रह गए, अरे आप रह गए, पाकिस्तान हिंदुस्तान को तोड़ने के बावजूद रह गए, लेकिन आप वोट काउंट करें 1946 के इलेक्शन का, आपको वोटिंग नहीं मिलेगा, सब दबा के रखा हुआ। 90% वोट दिल्ली के अंदर मुसलमानों का मुस्लिम लीग पार्टीशन के लिए गया, बॉम्बे में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो तब से जो आ रही है परंपरा मुस्लिम तुष्टीकरण की, जो हमारी भारतीय राजनीति, आप इतने दिनों से भारत में हैं और यहाँ की जो पॉलिटिक्स है, यहाँ के नेताओं को बड़े करीब से देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि भारत की जो भी ये समस्या है, दरअसल वो समस्या इसीलिए है कि तमाम जो दल हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? बड़ी हद तक। यूपी में आपने अभी नहीं सुना कि हमें एक नए कायद की जरूरत है? एक पॉलिटिशियन ने नहीं कहा जलसे में माइक्रोफोन पे कि मुसलमान एक हो जाओ और हिंदुस्तान पे कब्जा कर लो? और क्या लोग जो वहाँ चीफ गेस्ट थे जो हिंदू थे उन्होंने तालियां नहीं बजाई इस बात पे? क्या कुरान का इस्तेमाल नहीं हो रहा इलेक्शन के अंदर? ये तो इट इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। मुद्दे पे बहस थोड़ी हो रही कि पानी कितना होना चाहिए, फसल कितनी कटनी चाहिए, टैक्स क्या होना चाहिए, ये बहस थोड़ी वो कर रहा है। बिल्कुल। अब तो कास्ट और रिलीजन को लेके आपने ऐसा उरूज पे चढ़ा दिया कि उसके अगेंस्ट कोई बात ही नहीं कर सकता। और कौन कर रहा है? मुसलमान। यानी एक दफा एक कायद आना काफी नहीं था 47 में कि अब मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने कहा कि एक नया कायद चाहिए। अरे एक कायद तबाह कर गया हिंदुस्तान को, तुम यूपी के इलेक्शन में दूसरा कायद लाना चाह रहे। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल है कि अगर ठीक है, मैं मान रही हूँ कि ऐसे तमाम मुस्लिम नेता हैं, ऐसे तमाम मुस्लिम संगठन हैं जो अभी भी बहुत आगे बढ़कर और ऐसी बातें करते हैं जो भारत के जो कहा जाए संस्कृति है उससे मैच नहीं करती, पर यहीं पर वो तमाम हिंदू संगठन भी हैं जो ठीक उसी जबान में बात करते हैं। तो क्या आप उनकी हिमायत बनेंगे? नहीं, बिल्कुल जैसे बजरंग दल है, शिवसेना है, क्या आप उनकी हिमायती हैं? नो, ये तो दे आर रिस्पॉन्स टू मुस्लिम द पेन इन्फ्लिक्टेड बाय मुस्लिम्स ऑन इंडिया। ये तो सिम्टम है उस दुख के जो हिंदुस्तान के ऊपर 1000 साल से पड़ा है। अगर ये तो इट इज अ नेचुरल आउटकम। इसका मतलब आप इसको नेचुरल आउटकम मानते हैं? नेचुरल आउटकम दैट नीड्स टू बी डिनाउंस्ड। दूसरी बात, अगर तमाम हिंदुस्तान बजरंग दल हो गया, समझिए कि उसको 100% वोट मिल गए, तो क्या होगा? एंड में उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि हिंदुस्तान एक हिंदू नेशनलिस्ट फंडामेंटलिस्ट कंट्री होगा। ये तो नहीं होगा कि वो एटम बम मार देगा ग्रीस पे। लेकिन अगर आपके 10% दुनिया के मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट हो गए तो सिविलाइजेशन ऑन अर्थ विल फिनिश।
क्योंकि ये तो हर दूसरा आदमी कहता है एटम बम मारेंगे दिल्ली पे हम। जब दिल्ली पे एटम बम मारेंगे तो पाकिस्तान तो नहीं बचेगा ना। और अगर पाकिस्तान मर गया तो आपके पिछले 200-300 साल तक फसल हिंदुस्तान में भी नहीं होगी। तो आप और तमाम एरिया जो है इट विल बी कंटेमिनेटेड एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन विल गो बैक 400-500 ईयर्स। यानी कट्टरवाद हिंदू से कट्टरवाद मुस्लिम ज्यादा खतरनाक है। ना देखें, सपोज करें आप सारे यहूदी कट्टरपंथ हो जाते हैं, अरे वो क्या करेंगे, ज्यादा वेस्ट बैंक पे कब्जा ही रखेंगे ना। सारे सिख जो हैं वो खालिस्तानी बब्बर खलसा के हो जाते हैं, तो क्या कर लेंगे, खालिस्तानी बनाएंगे ना। तमिल टाइगर हैं, सपोज करिए सब के सब पूरे तमिलनाडु और श्रीलंका के तमिल दिमाग फिर जाता है, ओ बिल्कुल तमिल इलाम, तो तमिल इलाम ही बनेगा। जो जिना साहब 10% कह गए उसमें तो बाजू कट गए हिंदुस्तान के। तो आप कैसे कंपेयर करें इन दो चीजों को। मैं कह रहा हूं कि जैसे कि आपके वीएचपी वालों ने पूरी कैंपेन चलाई मेरे अगेंस्ट कि इसको अरेस्ट करो और फेंको, पता नहीं क्या किया, क्या है टू गेट अवे फ्रॉम देयर। पर वो ज्यादा से ज्यादा यही कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। वो कौन सा सुसाइड बॉम्बर निकला है। यानी वो आपके अंडमान आइलैंड में कौन थे, सवारकर, हाँ, कितने बड़े हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट, वो तो वैसे ही एथियस्ट थे। उन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग तो नहीं की ना जाके कि जिन्ना साहब के घर में जाके बम फोड़ दिया। लेकिन आरोप है उनके संघ के ऊपर, यही एक बहुत बड़ा ये धब्बा है कि नाथूराम गोडसे उनसे जुड़े हुए थे और उन्होंने गांधी जी की हत्या की। तो एक्सट्रीमिज्म उधर भी है, ये तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि उस एक्सट्रीमिज्म का वर्स्ट के सिनारियो ये है कि गांधी जी को मार दिया किसी ने, हाँ? और दूसरी साइड पे क्या है कि जो सबसे बड़ा चोर है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आप कि मोहम्मद अली जिन्ना कायदे आजम, यानी कायदे पाकिस्तान भी नहीं, कायदे आजम यानी दुनिया का सबसे बड़ा लीडर। तो आप देख रही हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है। जूइश टेररिज्म का ये है कि उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को मार दिया, जो रबिन को मारा था, है नोबेल, बहुत ग्रेट आदमी को मारा, जेल चला गया वो आदमी, उसको हैंग भी नहीं किया, डेथ सेंटेंस नहीं है। अमेरिकन टेररिज्म का वर्स्ट क्या है, ड्राइव बाय शूटिंग कर दी किसी ने, है। इस्लामिक टेररिज्म का ये है कि 9/11 हो गया, 7/7 हो गया, 26/11 हो गया, और होता चला जा रहा है एंडलेस। 15 साल में आप अब तक उसामा बिन लादेन और उसकी औलादों को नहीं कुछ कर सके। एक मरता है 20 पैदा होते हैं। ये समझ में नहीं आपको आ रही कि आप किससे, इसको लेफ्ट विंग कंफ्यूज करता है कि भाई सारे धर्मों में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। अरे भाई होते हैं, ये हमारे तय हो गया ना। अब जो मारपीट कर रहा है उसका तो इलाज कर दो। ये कहना कि आपको कैंसर हो गया, भाई उसको भी तो फ्लू हुआ हुआ है, आप मर रहे हैं ट्यूमर से, वो कह रहे भाई मलेरिया ठीक कर दो। लेकिन यहीं पे एक विरोधाभास भी तो है, एक कॉन्ट्राडिक्शन भी तो है फतेह साहब, आपकी अपने व्यक्तित्व में भी, कि आप अपने को कॉमरेड कहते हैं और आप बात कर रहे हैं पूंजीवादियों की, आप बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ जाने की जो कि आप इसको एक्सट्रीमिज्म को भी आप एक तरह वो से मेरे साथ आ रहे हैं, मैं तो नहीं जा रहा उनके साथ। मैं कह रहा हूं ना कि औरतों के हकूक होने चाहिए। अगर सीपीएम कह रही है कि नहीं होने चाहिए तो मेरा कसूर है। मार्क्स को कौन बिट्रे कर रहा है यहाँ, सीपीएम सीपीआई कर रही है या मैं कर रहा हूं। ईरान के साथ दोस्ती के लिए कौन तड़प रहा है आयतुल्लाह की खिदमत करने के लिए, मैं कर रहा हूं या सीपीआई सीपीएम कर रही है। तो डांगे और नमूदरी पद की फिलॉसफी से कौन हटा है, मैं हटाऊं, पार्टी हटी है आपके हिसाब से। पार्टी देखिए 1990 के बाद पार्टी को समझ नहीं आ रहा है इकोनॉमी क्या है, गूगल पैसे कैसे बनाती है। इकोनॉमिक्स इज द टफेस्ट एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स। वेनेजुएला एक ऑयल प्रोड्यूसिंग मुल्क बनाते हुए बैंकरप्ट हो गया। जब सोशलिज्म नाराबाजी हो जाएगी तो मुल्क बैठ जाएंगे। वियतनाम 30 साल की जंग के बाद कम्युनिस्ट रूल में ही है, उसको समझ में आया कि ये जो है कि हर टॉयलेट भी जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल में होना ये तबाही की है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को समझ में आ गया कि चलेगी नहीं, ये रूस उड़ गया, उन्होंने एडजस्ट कर लिया, अपने आप को कम्युनिस्ट कहलाते हैं, लेकिन इट्स द बिगेस्ट कॉर्पोरेट एंटिटी ऑन द वर्ल्ड। आप अब भी आपके यहाँ माओइस्ट बैठे हुए, अरे जो माओ के 30 मिलियन लोग मर गए उसके फॉलोअर इंडिया में बैठे हुए।
तो ये मेरा कसूर है कि वो पागल हैं। जी, तो आपके हिसाब से ये भारत पाकिस्तान की जो समस्या है, या जो भारत जिस तरह से प्रेशर, जिस तरह से दबाव में है, अगर मैं आपको बोलूँ बहुत शॉर्ट में कि इसका क्या हल होना चाहिए, तो आप क्या देंगे? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ हुक्का पानी बंद कर दें, खुद होश में आ जाएगा। बलूचिस्तान के जो सरमाचार, हम जिसको हम सरमाचार मतलब जो अपनी जान देने को तैयार हैं आज़ादी के लिए, एक आज़ाद मुल्क पे कब्जा किया पाकिस्तान ने, उनकी मदद करें, अफगानिस्तान की मदद करें, बांग्लादेश से दोस्ती करें। देखें, आपके दोस्त हिंदुस्तान के सबसे बड़े दोस्त 2 मुसलमान मुल्क हैं। ये जो हिंदुस्तान में एंटी मुस्लिम एटमॉस्फेयर है, इनको भी समझना चाहिए। ये जो अजीब किस्म के बजरंग दल और आपकी जो महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है, कि इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त दुनिया में इस वक्त एक मुस्लिम कंट्री है, 2 मुस्लिम कंट्रीज, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। तो इंडिया इज नॉट एंटी इस्लाम, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रो इस्लामिक कंट्रीज ऑन अर्थ। बिल्कुल। हाँ, तो फिर इनके पीछे कहां से पड़ गए भाई? जो नासूर है, जो जख्म है, वो है अल पाकिस्तान। उसको आप डिसॉल्व करें। मैं नहीं कह रहा कि आप कब्जा करें, लेकिन एक हिंदू को लाहौर जाने का ऐसा हक होना चाहिए जैसे मुझे मक्का जाने का। एक हिंदू को, सिख को ननकाना जाने का ऐसा ही होना चाहिए कि कोई उसको पाकिस्तानी गार्ड ना रोके। हम जो हिंदुस्तान की इबादत गाहें हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मोहनजोदारो है, तक्षशिला है, हड़प्पा है, कुरुक्षेत्र, जब आप की उसमें आ रहे हैं ना, हाँ, उसी लिनिएज में, उस परंपरा में जा रहे हैं, तो ये तो कोशिश की भारत ने, हमने रेल चलाई, हमने बसें भेजी। और देखिए, पाकिस्तान इज नॉट अ कंट्री, इट्स एन आर्टिफिशियल एंटिटी। आप यू आर पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स। जब घर का चोर साथ खड़ा है, उससे आप क्या ट्रीट कर रहे हैं भाई? वो आपका घर ले गया उठा के। ये तो बहुत ही, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं, बहुत ही बकरी किस्म का आदमी है, डरपोक, मैं कर रहा है, कह रहे मेरे 2 सोफे ले गए, तीसरा नहीं लेके जाना। ये खूब बात है जी। और एक और, इतने दिन से आप हिंदुस्तान में, आप भारतीय राजनीति यदि मैं बात करूं, तो सबसे बड़ी बुरी बात आपको क्या लगती है? जिस तरह हिंदुस्तानी गरीब हिंदुस्तानियों को डांटता है, मेरा तो दिल टूट जाता है। और ये जो है डिवीजन, ये बड़ा पेनफुल है। ये कास्ट का नहीं है, ये क्लास का है। मैं उसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। कोई गाड़ी वाला अपने सामने वाली सीट पे बैठने के लिए तैयार नहीं है। छोटी सी मारुति में वो पीछे ही बैठता है कि मैं ड्राइवर के साथ क्यों बैठूं। इसमें कैप्चर होती है ये क्लास कॉन्शियसनेस। इससे बड़ा दुख इंडिया के लिए कुछ नहीं है कि कंफर्ट को छोड़ के वो ड्राइवर के साथ बैठने की तैयार नहीं। आज तक किसी ने अपने बावर्ची के साथ खाना नहीं खाया मेज पे। मेड अलग ही खाती है ना किचन में। तो ये भारतीय समाज की सबसे बड़ी आयरनी, आप विडंबना कह सकते हैं। हाँ, और सबसे अच्छी बात ये, वो 10 से 15 साल की बच्चियां जिनको मैं देखता हूँ स्कूल जाते हुए, उनकी ठोड़ियाँ ऊपर होती हैं, शोल्डर स्ट्रेट होते हैं, लड़कों से वो बहुत आगे हैं, और इतनी कॉन्फिडेंस आपको नजर नहीं आती हो, आप तो रोज देखती हैं। मेरी बेटी जब आई, उन्होंने कहा, डैड आप देखिए बच्चियां, हम मथुरा गए थे, इतनी कॉन्फिडेंस है यहाँ की, जब ये बनेंगी सास, तो आप सोचिए बहू इनकी परेशान नहीं होंगी। जी, ये 2 जनरेशन का फॉर्मूला है, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी, बिल्कुल। और तब ये शायद ऐसे सीरियस न बने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। नहीं, ये बच्चियां बुरी सास नहीं बनेंगी, ये बता। जी, एक और चीज, अच्छी बात आपने इतनी कही है, भारत में सबसे अच्छी जगह आपको कौन सी लगी, और कौन सा ऐसा लीडर है जिससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं? मुझे एक तो दिल्ली बड़ा प्यारा लगता है, क्योंकि असल में यहाँ छुपी हुई दिल्ली में एक पंजाब रहता है। मुझे ये नहीं पता था। आप वो जो पाकिस्तान से जिनके घर उजड़े हुए हैं, वो यहाँ, आई हैड नो आइडिया। तो मुझे पंजाबी सुन के बड़ा अच्छा लगता है कि दिल्ली में बोली जा रही है। और लीडर मुझे आपका सबसे जो अच्छा लगता है वो शशि थरूर है। क्यों? क्योंकि वो ही सो एरुडाइट, और उसको दुनिया का पता है कि बिगर पिक्चर क्या है। थोड़े से ही यंगिश एंड मे बी टू फ्लैम्बॉयंट,
लेकिन ही अंडरस्टैंड्स, और हैं वो साउथ के मलयाली स्पीकिंग केरला के, वहाँ से तो वैसे ही बड़े मज़ेदार किस्म के पॉलिटिशियंस निकले। बट आई टेल यू व्हाट, जब ये थे एक मिनिस्टर थे, तो मैं एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, मैं इनसे कभी मिला भी नहीं था, तो मलाला यूसुफजई के लिए मैंने कोशिश की थी कि उनको वो नॉमिनेट हों फॉर द नोबेल पीस प्राइज़, और नोबेल पीस प्राइज़ सिर्फ एक हुकूमत के ऑफिशियली कर सकते हैं। तो मैंने टोटली आउट ऑफ द ब्लू इनको लिखा कि मिस्टर थरूर, कैन यू हेल्प अस? विदाउट हेजिटेशन ही ऑर्गेनाइज द इंटायर इंडिया कैंपेन। कभी वो कहते नहीं है, और ये दूसरी बड़ी अच्छी, ही नेवर बोस्ट, बट बिकॉज ऑफ हिम frankly she got the Nobel Prize. उसको भी नहीं पता है, ना इंडियंस को पता है। He helped us out। हमने फिर नॉर्वे में, कीनिया में, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने, इन सब ने लिखा, तब जाके उसको नोबेल प्राइज़ मिला। तो जब वो एक ऑर्डिनरी आदमी की ईमेल पे रिस्पॉन्ड करके एक प्रैक्टिकल मेजर लेंगे, दैट मीन्स उनमें ना वो खुमार है जो हिंदुस्तानी पॉलिटिशियंस का होता है कि वो ऐसे बैठते हैं जैसे पता नहीं जी, राजा हैं, राजा हैं, कलफदार कपड़े ऐसे बैठते कि हाथ लगाएं तो पापड़ की तरह टूट जाएंगे। तो ये, लेकिन मोदी साहब बैटिंग, वही मैं पूछना चाह रही थी कि अगर शशि थरूर से इतने प्रभावित है तो मोदी साहब तो बैटिंग करके दिखा रहे हैं जी। आपको पसंद आए ना आए, वो 3 नंबर पे 1 आउट पे गए थे, अब लगातार कर रहे हैं, आउट हो ही नहीं रहा। और ये 2020 का मैच है, 5 डे का टेस्ट है, अभी बहुत टाइम है। और एक और हमारे यहाँ नेता हैं, बड़े चर्चित हैं, राहुल गांधी, और आपके यहाँ है बिलावल भुट्टो। किसको ज्यादा लायक समझेंगे आप? दोनों को कहीं भेज दें वेकेशन पे साहब, ये जान छोड़े हमारे। ये देखें, ये वो पप्पू टाइप के लोग हैं जो जिनको विरासत में मिलता है जी। इनकी बेटियां जो हैं, मैं आपसे, मैंने प्रियंका को भी सुना है, एक कॉन्फिडेंस है। बिलावल की बहन जो है आसिफा छोटी, जो पोलियो कैंपेन करी, आप इन 2 बच्चियों को देखें, हाँ 66 साल का आदमी हर एक को बच्ची कह सकता है, वो इतनी कॉन्फिडेंट, इतनी कैपेबल लगती हैं। उनके भाई बिल्कुल डब्बू टाइप के हैं, वो ऊपर चढ़े हुए। व्हाट डज इट से अबाउट इंडियन सोसाइटी? वही माएँ अपने बेटों को घी और पराठे खिला खिला के इतना मोटा कर देती, और बच्चियां स्ट्रेट रहती हैं, पतली सी। दिस इज अ ग्रेट, यानी को मेरिट बेस्ड नहीं है। दोनों बिलावल और राहुल वुड बी नोवेयर इफ दे वर नॉट गांधी एंड भुट्टो। इनको वैसे ही कहते, चलो तेरा नाम गुप्ता और इसका नाम है खान, ये खुदा की कसम म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन में नहीं जीतते जी। एक और प्रियंका और आसिफा को लड़ाते, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते। इनकी देखिए बात कैसे करती है। आसिफा को सिर्फ इसलिए नीचे रखा हुआ है क्योंकि उसका स्किन डिस्कलरेशन है। उसकी बड़ी बहन बख्तवार भी ब्रिलियंट गर्ल्स, लेकिन हमारे कहाँ लड़कियों को इजाजत मिलती है आने की। सास भी तो बैठी होती है ना ऊपर पीछे खींच के जी, माँ भी माँ तो करती है जी। और एक और जैसे आपने जैसे राहुल और बिलावल की बात कही है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स की यदि हम कुल बात करें और ख़ासकर इसमें मुस्लिमों की जो शेयरिंग है उसकी हम बात करें, आपको क्या लगता है कि भारत के मुसलमानों को भारत की राजनीति को किस हिसाब से देखना चाहिए? अभी तक वो माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते रहे या एक मेन स्ट्रीम में आ जाए? देखें, ये सुसाइडल है। आप जब तक अपने आप को विक्टिम समझेंगे, यू विल स्टे अ विक्टिम। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये दलितों पे भी यही है मेरा। नॉर्थ अमेरिका में 2 ग्रुप्स हैं, एबोरिजिनल और अफ्रीकन अमेरिकन। वो हर बात में you cannot say anything about them because you will be called racist। आपने कहा कि भाई हर काला बच्चा जो मरता है पुलिस फायरिंग से, उसका बाप नहीं कभी नजर आता। आप ये कह नहीं सकते। फैमिली स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, यू कैनॉट टॉक अबाउट इट। फादरलेस किड्स आर एवरीवेयर। एबोरिजिनल कम्युनिटी में वाइड स्प्रेड अनफॉर्चुनेट ड्रिंकिंग हैबिट। उनका राइट टू ओन प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि बैंड काउंसिल लेके। अच्छा, कोई कह ही नहीं सकता कि जो ह्यूमन राइट्स इमिग्रेंट्स या वाइट मेजॉरिटी के हैं वो उनके भी हों। इसी तरह
जब तक मुसलमान अपने आप को एक ग्रीव्ड माइनॉरिटी समझेंगे, ये एक्टिंग बंद करें और ये विक्टिमहुड खत्म करें, क्योंकि 800 साल हमने हुकूमत की है हिंदुस्तान पे, हम विक्टिम कम्युनिटी नहीं है। दलित तो होंगे पिछले 5000 साल से, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप अशरफी भी हैं और वो भी हैं, विक्टिम भी हैं। विक्टिमहुड की जो वो क्या एडिक्शन जो है, ये बिल्कुल ड्रग है। आपको लग गई तो हट नहीं सकते आप इससे। इनको खुद कहना चाहिए, ना सब्सिडी चाहिए हमें, ना आरक्षण चाहिए, ना रिजर्वेशन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हमें इश्यूज पे बात करो, टैक्स पे बात करो, वाटर प्योरिटी पे बात करो, एनवायरनमेंट पे बात करो, एग्रीकल्चर पे बात करो, इंडस्ट्री पे करो। ये आप जाते हैं, वो आपके जो इन्फोसिस वाले उनसे जाके कहते हैं आपके साहब एज अ मुस्लिम आपको कुछ चाहिए, वो बाकी सबको खरीद के रख दें। हाँ, विप्रो जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर शख्स को एस्पायर करना चाहिए टू बी लाइक हिम। और बात है, इस्माइलियों को कोई घास नहीं डालता यहाँ पे, क्यों कहते हैं ये तो मुसलमान ही नहीं है जी। तो दे शुड गेट आउट ऑफ द गेटो। गेटो में कोई प्रोग्रेस नहीं करता। बिल्कुल। आप मेवट की देखिए लिटरेसी रेट्स, मेवट ही कहते हैं ना उसे, मेवात, हाँ। मेवात, आप लिटरेसी रेट देखिए मुसलमान औरतों का, मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है ना, इट्स एन एम्बैरेसमेंट जी। और इन सब चीज़ों पे भी काम करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार फिर से मैं अगर पाकिस्तान आपको ले चलूँ, और पाकिस्तान की बात हो रही तो नवाज शरीफ साहब की बात होगी, राहिल शरीफ की बात होगी, दोनों की शराफत पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन ताकतवर कौन है? हालांकि ये सब जानते हैं, फिर भी आपके मुंह से सुनना चाहूँगी। फौज ही होती है, डजंट मैटर। ये 1953 से इनका दंगापना चल रहा है। 1953 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर दी थी सिकंदर मिर्जा, गवर्नर गुलाम मोहम्मद ने, और सिकंदर मिर्जा जो जनरल थे बाद में प्रेसिडेंट बने। आप समझ रही कि ये एक मुल्क है, ये मुल्क नहीं है, ये एक फौज है जिसके पास एक मुल्क है। ये एक पाई अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। जिसके क्या है हिंदी का, इसके हाथ में डंडा उसी के, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये समझिए, ये बेचारी भैंस जो है फौज के हाथ में। बस। लेकिन कोई ऐसा नेता जो पाकिस्तान का जो हो, और जिसको देखकर आपको ये लगता हो कि नहीं, इसकी राह तो सही थी पर वो चल नहीं सका, ऐसा कोई नेता आपके दिमाग में? ऐसे तो बहुत हैं। आप शेख मुजीबुर रहमान को लीजिए, आप खान वली खान को लीजिए, गौस बख्श बिजिंजो को लीजिए, GM सैयद को लीजिए, पंजाब में मियां इफ्तिखारुद्दीन किसी हद तक, ये सब पे कुफर का इल्ज़ाम लगा के देखिए, मिलिट्री मुल्ला वो है, माफिया है पाकिस्तान में, और ये डिटरमिन करते हैं किसकी गर्दन उड़ानी है और किसको मारना है। आज ही एक पूरा वीडियो बना के उन्होंने डाला कि तारिक फतह पे फतवा लगाओ, तो दे थ्रेटन यू, और हर कोई डरता है कि यार मेरी बेटी पे कोई एसिड फेंक देगा, या ये डरता है कि शादी की दावतें बंद हो जाएंगी मेरी। ये पूरा सोशल ऑस्ट्रेटाइजेशन का है, तो लोग चुप करके घर बैठ जाते हैं। तो आपको डर नहीं लगता? आप जो इस तरह से बोलते हैं, और जाहिर सी बात है कि सभी की नज़रें, जिसको बोला जाए वो दुश्मनों की नज़रें आप पर हैं, तो आपको कभी डर लगता हो? बेटे एक बात बताऊं मैं आपको, अब से 100 साल पहले तक सिर्फ 55 साल की उम्र होती थी इंसानों की, दांत गिर जाते थे, मच्छर काटता था, ठुस आदमी मर जाता था। आपको दवाइयाँ आ गई हैं तो लोग 60-65, अब देखिए आपके प्राइम मिनिस्टर, तो जब 66 ईयर्स बैटिंग कर ली, अब कोई मार भी देगा तो 25 साल का होता तो मारते ना, अब मार के क्या करेगा तो कर लेने तो उसका शौक भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसी मार पड़ेगी बाद में, उसे मैं बता देता हूँ। दूसरा, मैंने सबको कहा कि मेरी लाइफ इंश्योरेंस है मेरी 5 मिलियन, मुझे मारेगा मेरी बीवी के पास बड़ा पैसा मिलेगा, शायद इसी वजह से नहीं मारते। बिल्कुल, और खुदा न करे कि आपको कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता, नहीं, ये डरपोक लोग हैं, मैं बता रहा हूँ जी। और दीपावली आ रही है, और हमारे यहाँ आपकी बेटी का नाम लक्ष्मी है जी, और लक्ष्मी रखना चाहता था मैं। अच्छा जी। बाद में वो ससुराल वालों ने और घर वालों ने हाथ पांव जोड़ दिए तो नताशा रखा फिर उसका। जी, लेकिन आपके दिल में तो लक्ष्मी है वो, और लक्ष्मी मानते होंगे आप। और इस वक्त हम एक कुछ अच्छा सोचते हैं, और सोचते हैं कि शांति आए, सुख आए। बिल्कुल। भारत पाकिस्तान के बीच शांति सुख का एकमात्र रास्ता आप क्या देखते हैं?
अब बार बार वो एक ही सवाल पूछ रही हैं, जब तक पाकिस्तान है शांति नहीं हो सकती जी। ये समझें आप। जब तक लाहौर में दिवाली नहीं होगी जब तक पाकिस्तान रहेगा, ये समझ लें आप। और जब लाहौर में दिवाली नहीं होगी तो दिवाली क्या। जी, बहुत बहुत शुक्रिया फ़तेह साहब। जाहिर सी बात है जो फ़तेह साहब ने कहा कि जब तक ऐसे दिन नहीं आए कि जब दिल्ली में भी दिवाली मने और लाहौर में भी दिवाली मने, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच की समस्या ख़त्म नहीं हो सकती। इस दुआ के साथ कि दिल्ली और लाहौर दोनों जगह दिवाली मने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं APN, जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।